आप लोग केवल पढ़ रहे हैं, है ना। सामाजिक आंदोलन में आप लोग कभी भाग लिए हैं? हाँ, मौका मिला है कभी? लाइव हो जाए फिर हम भी शुरू हो जाए, है ना। तो याद है सभी को बिहार के जिले जितने भी हमने याद करवाया था? नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले अपनी सीमा साझा कर रही है? लगातार शुरू करिए तो बोलना, लगातार बोलिए तो सभी लोग। हम तो कुछ सुने ही नहीं। और पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले हैं? कौन कौन? एक साथ सभी लोग बोलिए तब ना सुनाई पड़ेगा। हम जिस जिला को बोलेंगे उसका अगला जिला बोलना है, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो शुरू करें हम पश्चिमी चंपारण से। तो सबसे उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी के बाद सुपौल के बाद अररिया के बाद अब पश्चिम बंगाल के तरफ जो है उसके बाद आराम से सबसे पहले किशनगंज, क्या बोला? उसके बाद पूर्णिया के बाद टोटल कितने जिले हैं? बिहार के दक्षिण में क्या है? और झारखंड में कुल कितने जिले हैं? सबसे पहले रोहतास के बाद औरंगाबाद के बाद गया के बाद नवादा के बाद बांका के बाद भागलपुर कटिहार तक। उत्तर प्रदेश के साथ याद है कितने जिले? सबसे पहला रोहतास से शुरू करना है, रोहतास से, ठीक है। रोहतास के बाद कैमूर के बाद बक्सर के बाद भोजपुर के बाद सारण के बाद सिवान के बाद गोपालगंज के बाद पश्चिमी, उधर दो चार को ऐसे खाली कर रहा, आऊ 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 आऊ। सर जैसा ही देख रहे हैं, एकदम देख रहा है ना कि सर देख रहे हैं, एकदम रिदम मिलना चाहिए बराबर से। अब बताओ गोपालगंज उसमें आऊ बोले तो नहीं समझ में आएगा कि गोपालगंज तो दूसरे तरीके से बोला जाता है। तो पूरा याद करना है, जिसको याद नहीं है, हालांकि हम समझते हैं कि लगभग 90% लोगों को याद होगा, है ना। बाकी 10% लोग जो अभी तक नहीं माने हैं उसको जो है घर पे जाकर के एक बार याद कर लेना। तो लास्ट क्लास में हम कहां तक थे? कहां तक पढ़ा दिए थे? आजाद शत्रु तक, ठीक है। उससे आगे बताएंगे आज, जब तक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फाइल अपना आराम से लगाइएगा। तो अगर बात किया जाए तो यानी कि हर्यक वंश बता रहे होंगे आपको, है ना। तो हर्यक वंश के विषय में कहा जाए तो सबसे पहले बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में कौन चिकित्सक था? जीवक। कहां के राजा को जॉन्डिस हुआ तो ठीक करने के लिए भेजा था? बिंबिसार जो थे, एक वेणुवन जो बांस का एक बहुत बड़ा बगीचा था, किसको गिफ्ट किए थे? गौतम बुद्ध को, है ना। गौतम बुद्ध के समकालीन भी थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि बिंबिसार जो है दो तरीके से अपने जो प्रदेश है, अपना साम्राज्य उसको बढ़ा रहा है, एक युद्ध करके और एक दूसरा
वैवाहिक संबंध के साथ में, है ना। तो बिंबिसार का जो हत्या किया है उसी का पुत्र जिसका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात। और ये और खतरनाक शासक है, समझ गए। बिंबिसार तो अपना मगध का जो एम्पायर है उसको बना ही रहा था। बिंबिसार के बाद जो अजात शत्रु है ये भी मगध का जो पूरा एम्पायर है इसको लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है, ठीक है। और मगध अब धीरे धीरे और अच्छा कुछ कर रहे हैं क्या, मगध धीरे धीरे जो है अब और बड़ा होने वाला है। और मगध में जो पहले से अगल बगल के महाजनपद शामिल है और जो अलग हुए हैं बीच में, मिला फाइल मिला, वो सबको दोबारा जो है वो मिलाया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ये फाइल ओपन हो रहा था इसमें हल्ला कर रहे हैं, क्या बात है जी। अरे ये तो पढ़ाया हुआ है, ब्लैंक होगा, ये सेव किया हुआ है ना, इसमें तो भरा हुआ। ब्लैंक स्लाइड देखिए सुमन जी, ठीक है। कोई और होगा ब्लैंक, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसी में पढ़ा देंगे। देखिए कोई और, अरे ब्लैंक स्लाइड होगा, ब्लैंक ब्लैंक खाली होगा वो, ठीक है। रहने दीजिए, ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहा थे अजात शत्रु, है ना। तो दोबारा लिखना पड़ जा रहा है। अजात शत्रु के विषय में कहा जाए तो हमने एक बात कहा, पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया। ये तो लग रहा है हम पढ़ा दिए जी। चलो अब शांत रहो, लिख दिए तो अब बता ही देंगे फिर से। किसका हत्या किया था? पिता बिंबिसार का हत्या कर मगध की गद्दी प्राप्त किया, ठीक है। और हमने बताया कि किस प्रकार से जो इनको गद्दी का जो लालच है, और उसी आधार पर आपने देखा कि हत्या कर दिया है। देखिए जब हत्या कर दिया पिताजी का, तो पिताजी के समय पर पहले से ये जो वज्जी का हिस्सा आपको जो दिखता है, ये वज्जी शामिल था पहले मगध में, ठीक है। और आपने देखा कि शामिल भी किस तरीके से किया गया था कि जो अजात शत्रु के पिताजी यानी बिंबिसार जो थे, वो इसी लिच्छवी गंगा जो वज्जी का हिस्सा हुआ करता था, है ना, वहीं की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था चेलना, याद आ रहा है। तो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी चेलना से विवाह करके और एक प्रकार से आपने देखा उस पूरे गणराज को शामिल कर लिया था मगध में, किया था ना। लेकिन जब अजात शत्रु हत्या कर दिया अपने पिताजी का, तो इसके नानी के घर वाले लोग कहने लग गए कि जो अपने पिताजी का यानी अपने बाप का बात नहीं मान सकता है, तो दूसरा के बात क्या मानेगा, समझ रहे। और इस प्रकार से पूरा वज्जी जो है फिर से अलग हो गया मगध से। बात समझ में आई? ये वज्जी जो है अलग हो गया किससे? अब इस बात को जो है एकदम बढ़िया से समझ रहे अजात शत्रु और कह रहे हैं कि अगर पिताजी के समय में वज्जी शामिल था तो मेरे समय में भी ये वज्जी शामिल रहेगा। और एक जबरदस्त युद्ध की रणनीति बना रहा है अजात शत्रु, और युद्ध में एक बड़ा ही जबरदस्त एकदम भयंकर हथियार प्रयोग करने वाला है, रथ मुसल और महाशिला कंटक। किसको? मगध में कौन से गणराज्य को मिलाने के लिए? कौन से प्रदेश को? वज्जी को मगध में मिलाना चाह रहा है। और वज्जी को मगध में मिलाने के लिए यहां पर आपने देखा कि जबरदस्त हथियार जिसका नाम है एक तो रक्त मुसल और एक का नाम है महाशिला कंटक। महाशिला, तो दोनों के विषय में हमने बताया होगा आपको, है ना। रक्त मुसल आपने जो हमने आपको जो कहा होगा कि जो आपका ये कौन सा मूवी बाहुबली में जो भल्लाल देव का आपका है ना, जो उसमें आपको बताया कि आगे छुरा लगा हुआ रहना एकदम से रथ के, और ये जो है आपका जब रथ चलता है तो समझिए कि सबसे पहले जो लोग भी मिलेंगे वो सब कटते चले जाएंगे आगे। समझ में आ रहा है? इतिहास में ऐसा पहले कोई भी राजा नहीं है जो युद्ध में इतना भयंकर हथियार का प्रयोग कर रहा है। तो लड़ाई होता था, मानते हैं भाला से लड़ रहा है, तीर से लड़ रहा है, तो
मतलब उसमें भी कत्लेआम होता है, उसमें भी लोग मरते थे। लेकिन अगर समझिए कि सामने 200 लोग, या मान लीजिए जैसे 2000 लोग यहाँ पे है और यहां से चलाना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? मजाक कर रहे हैं ऐसा थोड़े, समझ रहे? एकदम एक साथ में कितना जबरदस्त कत्लेआम होगा। तो रक्त मुसल और दूसरा बताया जो हमने महाशिला, तो महाशिला कंटक जिसमें हमने बताया कि शिला का मतलब पत्थर होता है ना? तो रबर के माध्यम से बांध करके और विपक्ष में यानी कि जिधर लड़ाई चल रहा है दूर में एकदम जो है विरोधियों पर पत्थर फेंकना और वहां त्राहिमाम मचाना, है ना? पीछे वाले लोग डर कह रहे हो तुम लोग, यहां से हम पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, ठीक है? पीछे वाले लोग पता है, देखिए जो बैक बेंचर्स होते हैं या तो पढ़ने को लेकर के बहुत गंभीर होते हैं या तो पढ़ने को लेकर के समझते ही नहीं है, ठीक है? वो सोचते हैं कि ठीक है पढ़ाई चल रहा है तो ठीक है। कुछ लोग इतने गंभीर होते हैं पीछे वाला कि लगता है कि आगे के मोह माया से थोड़ा हम दूर रहे, ठीक है, और अपना पीछे पढ़ाई करें। समझ गए? कौन कौन सा हथियार है जरा बताइएगा? रक्त मुसल और महाशिला। तो ये किसने अपनाया है? अजात शत्रु ने। इसी के शासन काल के दौरान पहला बौद्ध सभा होता है ना? और ये पहला बौद्ध सभा जो होता है वो आपके कहां होता है? राजगृह में होता है। कहां पे? अध्यक्ष इस समय कौन थे? अध्यक्ष इस समय जो है वो महाकश्यप है। कौन है? महाकश्यप है। तो अजात शत्रु एक तो वज्जी को मिला ही लिया लड़ करके, साथ में इधर जो आपको अंग प्रदेश दिखता है ना, अंग को भी जो है वो शामिल कर लिया मगध के क्षेत्र में, ठीक है? अंग प्रदेश को भी शामिल किया गया मगध के क्षेत्र में अजात शत्रु के द्वारा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अजात शत्रु के विषय में अगर कहा जाए तो ये भी अपने जो पिताजी इनके हैं, जैसे वो साम्राज्य को तेजी से बढ़ा रहे थे, अजात शत्रु भी बढ़ा रहा है। अब जब इसका भी विवाह कम उम्र में हुआ था, कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था आपको, है ना? तो इसका जो बेटा है उसी का नाम है उदयन। क्या नाम है? उदाई या फिर उदयन, दोनों उसी का नाम है, ठीक है? और उदयन भी क्या कहता है कि जिस प्रकार से मेरे दादाजी को तुमने मारा है, अपने पिताजी को कह रहा है, अब तुम्हारा भी अंत निश्चित है। समझ गए? मन में तो यही चला होगा। और उदयन ने भी जो है वो अजात शत्रु की हत्या करवा दी, ठीक है? किसकी हत्या? अजात शत्रु की हत्या करा दी। और यहां पर आपको समझना है कि अब ये मगध के राजा बने हैं। उदयन ने इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं जो बदलाव हुआ है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न तो ये कि जो ये गंगा नदी आपको दिखता है जो बिहार के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है, ये गंगा नदी और दक्षिण से इसी में एक नदी आकर के पटना के पास में मिलता है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है? तो एक तो गंगा और दूसरा क्या बोला हमने? गंगा और सोन के संगम पर एक नगर बसाया है और उसी को बोलते हैं पाटलिपुत्र। क्या बोलते हैं? तो उदयन ने जो है गंगा और सोन के संगम पे, कहां बोला? गंगा और सोन के संगम पर कौन सा नगर? नगर पाटलिपुत्र। क्या बोला हमने? पाटलिपुत्र बनाया, नगर बसाया। और इसी पाटलिपुत्र को जो है वो इस मगध का जो है वो आपके राजधानी भी बनाया, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये कि यहां पर नगर भी स्थापित किया है। और दूसरी बात कि ये पाटलिपुत्र को, अच्छा इसके पहले राजधानी कहां था? हाँ है ना? पाटलिपुत्र राजधानी कहां था पहले? राजगिरी था। तो उदयन से संबंधित ये दो ही पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। पहला कि ये कि इसने इस नगर को बसाया और दूसरा कि ये कि इसको राजधानी, ठीक है? इसके बाद कोई भी ऐसा प्रभावी शासक इस वंश में नहीं रहा जिसको कि आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसी वंश के आखिरी शासक है जिसका नाम है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। और नागदशक जो है आखिरी शासक है इस वंश का, ठीक है? आखिरी शासक है और इसी का अंत कर देता है जो किसके द्वारा किया जाता है? शीशु नाग के द्वारा। किसके द्वारा? शीशु नाग के द्वारा अंत आपका। ये तो लगता है कल पढ़ाए थे जी हम।
हाँ? ये कौन व्यक्ति था जो बोला कि आजाद शत्रु तक ही बताए हैं? पहले उसको जेल में डालो। तो लिखवाए नहीं थे, पढ़ाए नहीं थे, में फर्क नहीं है। ये दोबारा रिपीट करा रहे हो तुम लोग, बताओ। लिखवाए नहीं थे और पढ़ाए नहीं थे, दोनों में फर्क है कि नहीं है? शिशु नाग ने के द्वारा अंत किया गया नाग दशक का और एक नया राजवंश स्थापित हुआ जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? ये तुम लोग बहुत सा कर रहे हो। सा कर रहा है। छोटा बच्चा नहीं ना बैठा हुआ पीछे, देख लो। कुछ लोग अभी तक नहीं समझा। तब से देख रहे हैं सा कर। क्लास में जो नई नई महिलाएं हैं उससे पूछिए, दिन भर पढ़ने के बाद उनका 1 घंटा का ड्यूटी घर पे भी रहता है, घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो कब सा कर रहे हैं जो करे। ठीक है। तो स्थापना किसने किया है? शिशु नाग ने। सबसे मेन बात याद रखिए कि इसने फिर से राजधानी बदल दी है, ध्यान से समझिएगा। और राजधानी इसने कर दिया है वैशाली। कहां कर दिया? और राजधानी तो आपको मतलब याद रखना ही रखना है। जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले जो 3-4 साल में, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो 3 बार अभी तक राजधानी बदला जा चुका है ना। सबसे पहले कहा था? राजगिरी था। उसके बाद कहां हुआ? कहां? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बाद वैशाली हो गया है। जब शिशु नाग वंश का समय चल रहा है तो इस समय समझ लीजिएगा कि मगध को जब आगे बढ़ाया गया तो एक आपने पढ़ा होगा वत्स के बारे में, पढ़ा है? और एक पढ़ा होगा आपने कौशल के बारे में। इन दोनों को मगध में मिला लिया गया। ठीक है, किसमें मिलाया गया? मगध में शामिल कर लिया गया। तो मगध महाजनपद जो है अभी और लगातार बढ़ते चला जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? शिशु नाग के बाद में जो राजा बनते हैं इस राजवंश के, उसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है? इसका नाम ही है कालाशोक। और इतिहासकार कहते हैं ये बहुत काला भी था। इसलिए इसको काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? कौन से नाम से? और काकवर्ण नाम से जाना जाता है। और इसी कालाशोक के शासन काल में ही आपको पता होगा कि दूसरा बौद्ध सभा हुआ था, है ना? दूसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ है? दूसरा बौद्ध सभा जो है आपके वैशाली में। और ये वैशाली जो है अभी मगध की राजधानी है। जाहिर सी बात है, राजधानी है तो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं वहीं की जाएगी, है ना? जिस समय भी रहेगा राजधानी। देखिए, ये पूरे मगध की राजधानी कई बार बदले। हालांकि कोई भी राजा कभी नहीं चाहता है कि राजधानी बदले। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उठा करके दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, समझिएगा। जैसे अगर समझिए कि अभी बिहार की राजधानी पटना है तो यहां पर हाई कोर्ट यहीं पर है और तमाम जितने भी सरकारी जो आपके दफ्तर है सब कहां है? पटना में है। देश की राजधानी अगर दिल्ली है तो दिल्ली में जैसे सुप्रीम कोर्ट है आपका, दिल्ली में लोकसभा है, राज्यसभा है। अगर राजधानी कहीं और बदलेगा तो सब उठा करके दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो कोई भी राजा को तकलीफ होगा अगर वो राजधानी बदलता है तो। लेकिन फिर भी इसलिए बदला गया है कि कई बार इन लोगों को ऐसा महसूस होता था कि हमारा साम्राज्य अगर कैपिटल यहां है तो सुरक्षित नहीं है। जैसे सबसे पहले अगर राजगिरी था तो इसीलिए राजगिरी को बनाया गया था क्योंकि 5 पहाड़ियों से वो सुरक्षित महसूस करते थे। दोबारा बदल करके पाटलिपुत्र किया गया तो उसको लगा कि यहां से पूरे मगध को जो है वो कंट्रोल करना बहुत आसान है। समझ में आया? वैशाली को इसलिए किया गया है क्योंकि गंगा के उस पार है। ध्यान से समझिएगा, ये यहां पर 2 बार परिवर्तन लगातार होगा। ठीक है, अभी जो हमने बताया कि पहले से कहां था? पाटलिपुत्र था, है ना? और एक इधर आपके वैशाली। अब ध्यान से समझिएगा, जब शिशु नाग वंश के समय में यह शिशु नाग का शासन चल रहा है तब तक जो राजधानी है वैशाली है। इवन की जब ये कालाशोक है और पहला बौद्ध सभा होता है तब तक की राजधानी जो है आपका वैशाली ही है। इस बौद्ध सभा के कुछ ही समय के बाद जो है मगध की राजधानी फिर से बदल दी जाती है और राजधानी फिर से जो है वो पाटलिपुत्र किया जाता है। राजधानी कहां किया गया? तो अब 4 बार बदल गया, है ना?
लेकिन इस समय काला शोक क्या कह रहा है कि अब एकदम परमानेंट पाटलिपुत्र रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, अब परमानेंट पाटलिपुत्र रहेगा। और देखिए आज भी जो है बिहार की राजधानी कहां है, तो इसके बाद नहीं बदला है, बदला है यही 4 बार। और ये चारों बार के समय में किसके द्वारा परिवर्तन किया गया है, ये सवाल जो है वो लगातार पूछा जाता है। तो शुरुआत दौर से हम आपको बताएंगे। अगर मगध की राजधानी के विषय में कहा जाए, ठीक है, मगध की राजधानी, तो इसमें इन पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहला जो राजधानी आपने देखा वो चलिए देखिएगा सभी लोग। अगर राजगीर के विषय में कहा जाए तो एक तो जो हमने बताया था कि पुराण महाभारत की जब बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वंश जो आपका बृहद्रथ है ना, बृहद्रथ के समय में भी ये राजधानी राजगीर है। और हर्यक वंश के समय में भी है ना। हर्यक वंश के शासक विशेष करके बिंबिसार जरूर याद रखिएगा। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी कहां रही है, कहां है, और राजगीर के बाद राजधानी कहां बदली गई है, हाँ? कहां लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, फिर वापस कहां लाया गया, वैशाली। किसके द्वारा लाया गया, शिशुनाग के द्वारा। किसके द्वारा, और फिर से जो है इसके बाद फिर से कहां किया गया, पाटलिपुत्र किया गया। किसके द्वारा, हाँ, अशोक के द्वारा। बैठे नहीं ना है, मारो करेंगे तो नहीं। ठीक है, तो ये चारों याद रखना है। और यहां से जो है अब हमेशा से जो है अब राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र रहेगा। अभी भी आप पढ़ते हैं कि राजधानी कहां है बिहार का, तो ये चारों ही फेज में आपको याद रखना है। ठीक है, कि कौन से शासक के द्वारा कहां राजधानी की गई थी, याद रहेगा कि भूल जाइएगा, भूल जाएंगे। तो एग्जाम में फिर वही आएगा, रिजल्ट से बस कुछ नंबर कम। तो राजधानी कहां है आपका, पाटलिपुत्र है काला शोक के समय में। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस वंश के जो आखिरी शासक है वो नंदीवर्धन है। कौन है, इस वंश के जो आखिरी शासक जो है वो कौन है। ऐसे आपने एंसेंट हिस्ट्री में मंजू सर से पढ़ा भी होगा, सारी बातें पढ़ा है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा एंसेंट को और मेडिवल को, क्योंकि यहां से प्रश्न भी कम आते हैं बिहार स्पेशल में, थोड़ा हम तेजी से ही आगे बढ़ेंगे लेकर के। लेकिन जो आपका मॉडर्न बिहार का हिस्सा होगा, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको जो भी बिहार से संबंधित फैक्ट होंगे सबको हम बहुत ही डीपली बताने वाले हैं। तो नंदीवर्धन जो है वो आखिरी शासक है इस राजवंश का। अब शिशुनाग के बाद जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है, इस वंश के बाद जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है महापद्मानंद। क्या बोला हमने, क्या बोला, ठीक है, महापद्मानंद। और यही जो है नंदीवर्धन का अंत करके और मगध पे जो है एक और वंश की स्थापना किया है जिसका नाम क्या है, हाँ, नाम से नहीं पता चल रहा है, नंद वंश। सब अपना नाम से ही वंश का नाम रखेगा। अभी भी देखते हैं जैसे कोई टीचर होते तो कोचिंग खोलते हैं तो अपने नाम से रखते कि नहीं रखते हैं, ताकि पता चले कि हमारा ही इंपायर है। रमेश फिजिक्स, महेश केमिस्ट्री, ऐसा देखते हो आपने। तो हाँ, तो
ये सब लोग अपने नाम से इसलिए रखते हैं ताकि लंबे अरसे तक के लोग जाने कि हमने इस एम्पायर को बनाया है। तो ये भी जितने लोग हैं, चाहे आप देखा आपने शिशुनाग है जो शिशुनाग वंश बना दिया है कि नहीं है, इधर महापद्मनंद है जो कि नंद वंश। अब ध्यान से समझिएगा इस नंद वंश के विषय में जो बातें पूछी जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो इसके संस्थापक महापद्मनंद है। यह इतिहास का सबसे पहला जो है वो गैर क्षत्रिय राजवंश है। बात समझ में आई? जैसे आप को जब वैदिक काल बता रहे थे तो उस समय इस बात को बता रहे थे जो क्षत्रिय होते हैं वही मुख्य रूप से जो है कहीं ना कहीं का शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला शासक है महापद्मनंद जो कि गैर क्षत्रिय है। क्या बोला हमने? तो पहला पॉइंट तो ये रखना है आपको याद कि यह जो है गैर क्षत्रिय वंश है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन रहे हैं? एक तो ये है गैर क्षत्रिय शासक, उसके बाद इसके अंदर एक अलग से चीड़ है और ये कहता है कि प्रदेश में जितने भी क्षत्रिय संघ है हम सबको नष्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यहां तक तो ठीक था कि राजा बन गए, लेकिन ये क्या बात है भाई कि हम जितने भी लोग क्षत्रिय सबका नाश कर देंगे, ये तो गलत है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें समझिएगा कि इसने कहा कि सभी क्षत्रिय संघों को हम नष्ट कर देंगे और इसने एक उपाधि ली है सर्व क्षत्रांतक, ठीक है, सर्व क्षत्रिय नाशक। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसने क्या प्रण लिया है? सभी क्षत्रिय का नाश करने का। समझ में आ गया? सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की। इसके अलावे एक और उपाधि जो इनसे बहुत पूछा जाता है और वो है एकराट की उपाधि। कौन सी उपाधि? एकराट की उपाधि। देखिए एक बात समझिएगा आप लोग, इतिहास में जितना भी शासक उपाधि लेगा सब यही समझिए कि अपना बस भौकाल जारी करना चाहता है, वही जाया करना। जैसे कि आप जब गुप्त काल में देखा होगा कोई महाराज की उपाधि ले रहा है, कोई महाराजा धीराज की उपाधि ले रहा है, कोई विक्रमादित्य का उपाधि ले रहा है, देखा? अच्छा, ऐसी बातें अभी भी आपको देखने, शांत रहिए ठीक है, ऐसी बातें अभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आ रहे हैं श्री श्री 108 श्री, आ रहे हैं श्री श्री 1008 श्री। सुना ऐसा? मतलब इतना से आप समझ लेते हैं कि 108 श्री वाला जो है उससे ज्यादा ऊंचे वाले है कि नहीं है। तो ये लोग मतलब अपना जैसे भौकाल बनाना नहीं कहते हैं कि अगर वो महाराज कहा है तो हम महाराजा धीराज। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से कोई विक्रमादित्य का उपाधि ले रहा है। तो एंसेंट टाइम में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आपने देखा उपाधियों का अंत हो गया है। तो संविधान में इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया है क्योंकि इसी नाम से अब कोई लोग कह रहे हैं कि महाप्रतापी, समझ रहे हैं, और नाम ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब अपना। तो इससे क्या होता है ना कि आप सामने वाले पे थोड़ा ऐसा प्रभाव डालना चाहते हैं जिससे लगे कि हम बहुत ऊंचे पद पर हैं और अगला बहुत नीचा है। तो इसीलिए भारतीय संविधान आर्टिकल 18 में है ना, उपाधियों का अंत। तो इसी कारण से किया गया है, समझ गए? तो इसने कौन सी उपाधि धारण की है? कौन सी उपाधि? एकराट की उपाधि। महापद्मनंद से बहुत अधिक और बातें जानने का नहीं है। इसी वंश में एक शासक है जिसका नाम है घनानंद, ठीक है। हालांकि इस वंश में टोटल 9 शासक हुए, लेकिन 9 शासक में जब तक प्रभावी कोई नहीं रहेगा हम उसमें क्या पढ़ाएंगे बताइए? जब तक कोई बड़ा काम नहीं करेगा। इतिहास में तो हर दिन एक नया ही इतिहास बन रहा है। आज जो आप है ये भी इतिहास है, आगे भी इतिहास है। महात्मा गांधी भी इतिहास में शामिल रहे, आपके दादा के दादाजी भी शामिल रहे लेकिन हम पढ़ रहे हैं किनके विषय में? महात्मा गांधी के विषय में। कारण क्या है कि जिन्होंने इतिहास को लिखा है, जिन्होंने इतिहास को रचा है, उन्हीं को हम जानते हैं। तो घनानंद जो है ये शासक बना, हालांकि इसका इतिहास रचने में कम योगदान रहा, इतिहास को खराब करने में ज्यादा रहा, ठीक है। तो जब नंद वंश का शासन चल रहा है इस समय भारत पर यूनानी आक्रमण होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। और आप देखिएगा कि भारत से पश्चिमोत्तर में यूनान के तरफ से एक शासक है जिसका नाम है सिकंदर। क्या नाम है ना, जिसे आप अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। ये जो है एक यूनानी शासक है। क्या बोला हमने? ग्रीक किंग है और इसी का नाम है अलेक्जेंडर। और ये जो है अब भारत पर आक्रमण करने वाला है, समझ गए। और मगध पे इस समय जो राजवंश चल रहा है वो कौन सा है? कौन सा वंश है? नंद वंश चल रहा है। समय है 326 ईस्वी पूर्व। कब की बात कर रहे हैं हम?
एकदम हिंदी माध्यम वाले दिमाग में इस तिथि को सेट रख लीजिए। 3 दूना के 6 सेट रहेगा। 3 दूना के 3 2 जा 3 दूना के 6 326 ईस्वी पूर्व। और यूनान से जो है, जिसे आप विश्व विजेता के रूप में भी जानते हैं, सिकंदर महान, जानते हैं ना, वो सिकंदर जो है हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए, जो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, तो जो प्राकृतिक बंटवारा में जो आपका जो है हिंदू कुश पर्वत है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी शामिल है भारत में ही ना, हिंदू कुश को पार करते हुए सिकंदर आया है। और सिकंदर झेलम नदी के तट पर है, समझ गए। और यहीं के राजा है जो कि पोरस, कहानी को आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा, है ना। तो एक तरफ पोरस और एक तरफ जो है सिकंदर, दोनों के बीच में एकदम घमासान युद्ध हुआ, समझ रहे हैं। कब हुआ है? 326 ईस्वी पूर्व में। और इस युद्ध में जो है ऐसा कहा जाता है कि पोरस की हार हुई। किसकी हार हुई? हालांकि यह बहुत ही विवादित लड़ाई है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का क्या कहना है कि पोरस की हार नहीं हुई। अगर पोरस की हार हो गई होती तो पोरस आगे जिंदा क्यों रहता? सिकंदर उसको मार देता। समझ में आ रहा है? 326 ईस्वी पूर्व झेलम नदी के तट पर, ठीक है, झेलम नदी के तट पर, जिसे झेलम की लड़ाई भी कहते हैं, वितस्ता की लड़ाई भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को जो है आपके हाइडो स्पीच की लड़ाई भी कहा जाता है। पढ़ा होगा ना आपने, क्या कहते हैं? हाइडो स्पीच की लड़ाई भी कहा जाता है। सभी एक ही लड़ाई है, एक तरफ पोरस और एक तरफ सिकंदर। युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के बाद जो है पोरस अभी भी जिंदा है। इतिहासकार ने तर्क दिया है अलग अलग तरीके से। कुछ लोगों का क्या कहना है कि पोरस हार तो गया, लेकिन पोरस से जब कहा सिकंदर की बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस क्या कह रहा है, बड़ा साहसी तरीके से जो है जवाब दे रहा है कि मेरे साथ वही व्यवहार हो जो एक राजा को दूसरे राजा के प्रति करना चाहिए, ठीक है। और इस निडरता को देख करके सिकंदर जो है उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि ऐसा रहा होगा कि सिकंदर, चूंकि उसका जो मेन जो आपका उसका यह था कि उद्देश्य था कि वो मगध पर जो है आक्रमण करे, क्योंकि सबसे समृद्ध प्रोस्पेरिटी जहां सबसे अधिक है वो मगध है ना। तो वो चाहते थे कि मगध पर आक्रमण करे और इसी कारण से पोरस उसकी मदद करेगा। क्योंकि किसी देश का अगर राजा है तो उसको देश के बारे में बहुत अधिक पता होगा, और इसीलिए यह तर्क दिया है उसने कि पोरस के मदद से वो चाहता था कि पोरस जो है मदद करे उसको कि ये मगध पर आक्रमण करे, जो बातें हो सकती है आक्रमण करने के पूर्व वो सब बताए, और इसीलिए पोरस को उसने जिंदा छोड़ दिया था। अब देखिए कहानी जब आगे बढ़ता है तो सिकंदर जो है अब पूरा दम तैयार है कि मगध पर जो है आक्रमण किया जाए। 326 ईस्वी पूर्व में यही समय है कि एक तरफ तो वितस्ता की लड़ाई हुई है और दूसरे तरफ इसी समय मगध पर आक्रमण भी करने वाला है। मगध के अभी राजा कौन है? कौन है? घनानंद को इस बात का पता चल चुका था कि आक्रमण करने वाला है, लेकिन घनानंद किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं कर रहा था। समझ में आ गया आपको? लगे पहले आने तो दो, उसके बाद देखा जाएगा। और सिकंदर एकदम से तैयार। सिकंदर की सेना जो है वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो उसको मिलता है जो है आपका व्यास नदी। कौन सा मिलता है? तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में सिंधु की 5 सहायक नदियां है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सीक्वेंस में है सारा, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो जो व्यास नदी है जब तक इसको पार नहीं करेगा तो इसका सेना जो है इधर उत्तर भारत में मगध के तरफ बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? मगध के क्षेत्र में तो व्यास नदी को पार नहीं किया। अब ये पूरा विवादित हिस्सा है जो ये इतिहास का है। पहला पॉइंट तो ये है कि व्यास नदी को जो है पार ही नहीं किया है इसका सेना। कुछ लोगों का कहना यह है कि व्यास नदी को इसलिए नहीं पार किया क्योंकि वो लोग इस बात से डर गए कि व्यास नदी में दैवीय शक्ति है और जो व्यक्ति इसको पार करेगा वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है? दैवीय शक्ति है और जो पार करेगा वो। अच्छा, कुछ इतिहासकार और भी कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि वो लोग इस कारण से जो है वो डर गया है। उसका कहना क्या है कि भारत में इस समय एक धर्म गुरु है जिसका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? और चाणक्य चूंकि जानता था इस बात को कि अभी तो कम से कम मगध पर घनानंद का शासन है तो घनानंद से मुक्ति मिल सकती है मगध को, लेकिन अगर सिकंदर इस मगध को जीत लिया तो उसके बाद जो है फिर दोबारा मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिकंदर एकदम बड़े स्तर का राजा है ना, समझिए ना, विश्व विजेता के रूप में जाने जा रहा है।
इसलिए चाणक्य अपना एक कूटनीति अपनाता है। और चाणक्य क्या कर रहा है, चाणक्य बड़े निपुण थे किसी को भी 20 पुरुष और 20 कन्या बनाने में, समझ में आ रहा है। तो उसने कई सारे 20 कन्याओं को भी योग्य बनाया था। 20 कन्या या 20 पुरुष समझते हैं? किसी भी व्यक्ति को जो है जहर का 20 का डोज जो है धीरे धीरे दिया जाता है, खाना में बढ़ाया जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि जहर से जो है उसका कोई भी असर नहीं होता है उसके शरीर पर, समझ में आ रहा है। तो उस समय जो विष भी मिल रहा है मार्केट में वो एक ही तरह का है लगभग। अब चूंकि समझिए ना कितना, मतलब 326 ईस्वी पूर्व की बात बता रहे हैं हम। अभी वाला थोड़े ना कि जहर का अलग अलग वैरायटी रहेगा कि ये वाला जहर नहीं वो वाला दे दिया, वो तो एक जहर है और वो जहर है, समझ गए। और उस समय तो राजा को जहर देकर के मारने का प्रचलन इतना अधिक था कि ये सब जो है वो सावधानी बरतना ही पड़ता था। तो चाणक्य जो है वो देख रहा है क्या कि मगध को किसी प्रकार से बचाया जाना चाहिए सिकंदर से, क्योंकि घनानंद से तो कभी ना कभी निपट लेंगे ये तो भाई, है ना, इससे मुक्त हो जाएगा अपना मगध। और उसने कई 20 कन्याओं को बनाया था। तो जो सिकंदर की सेना थी उसी सिकंदर के सेना में इन 20 कन्याओं को भेजा, और जो 20 कन्या है उसके अंदर इतना क्षमता है कि अपने जीभ पर वो जहर भी रख लेगी तभी वो नहीं कुछ होगा, समझ में आया। और जा करके सिकंदर के सेना में कई सेना के साथ में जो कई सिपाही है उसके साथ चुंबन कर ली समझ में आ गया। और इसके कारण जो है सिकंदर के कई सेना निपट गए बात समझ में आई। अब सिकंदर का सेना निपट गया, समझ में आ रहा है विष करना कितना पावरफुल है ऐसा कूटनीति करने वाला व्यक्ति कौन है? चाणक्य है ना। और जब मरने लग गया सब तो डरने भी लग गया सब, और इसी कारण से जो है सिकंदर की सेना जो है अब मगध पर आक्रमण करने नहीं आई। अब देखिए जो भी कारण रहा है, इतिहासकार तो अपने अपने तरीके से लिखते ही हैं, कारण जो भी है, लेकिन व्यास नदी को ये लोग पार, और जब नहीं पार किए तो घनानंद को ये बात पता चल गया कि अब जो है सिकंदर का सेना वापस लौट चुका है यूनान के तरफ। अब जब ये बात पता चल गया ये घनानंद को, तो घनानंद भी कह रहा है अपना साम्राज्य में, देखा देखा मेरा डर सिकंदर वापस लौट गया, वो विश्व विजेता है। मतलब समझ लीजिए कितने बड़े हिस्से का पूरे यूनान के जीतने वाला। इवन की कहिए कि अगर ये व्यास नदी को पार कर गया होता तो मतलब घनानंद तो उसके सामने लड़ने में तो कभी नहीं जीत सकता था, इतना तो आप जान लीजिए। और इस समय जो है इस बात को जब पता चला घनानंद को कि सिकंदर की सेना वापस चली गई, तो जो घनानंद है इसके अंदर और भी बहुत अधिक घमंड आ गया और क्रूर बन गया, और मगध के जनता पर 124 प्रकार का भारी भरकम टैक्स लगाया। कितना प्रकार का? 124 प्रकार का कर लगाया, और सबको देना ही है। और कह रहा है कि मगध में अगर जिसको भी रहना है सुरक्षित, तो सबको जिस हिसाब से जिसका टैक्स लग रहा है उसको सबको देना ही पड़ेगा। कौन किया ये सब? अब ये सब बात जब चाणक्य देख रहे हैं तो चाणक्य क्या सोच रहा है कि चलो सिकंदर तो कम से कम लौट गया, लेकिन अब इससे जो है कैसे जो है मुक्ति पाया जाए। तो धनानंद के दरबार में जो है चाणक्य जाते हैं, वहां पर अखंड भारत बनाने की चेष्टा लेकर के चाणक्य कौन गए? अखंड भारत बनाने का मतलब यह हुआ कि पूरे भारत को लीड करने वाला जो राजा हो वो मगध का ही शासक हो। बात समझ में आ रही है? पूरे भारत का राजा एक ही व्यक्ति हो, मतलब अलग अलग जो महाजनपद दिख भी रहे हैं वो सब खत्म, सब एकदम से एक साथ मगध में जुड़ जाए, और वही व्यक्ति जो सेंट्रलाइज एक तरीके से गवर्नमेंट चलाने की बात कर रहा है। अखंड भारत मतलब पूरा भारत एकजुट हो जाए, इसका कोई खंड नहीं हो। ये सब बात जाकर के चाणक्य बोलता है किसके दरबार में? और उस समय तो अभी वो बहुत ज्यादा घमंडी बना हुआ है, तो इसके बात को मान ही नहीं रहा है, समझिए ना। मतलब ऐसा जैसे होता है ना कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुम मुझे ये सलाह मत दो कि साम्राज्य कैसे चलेगा, राजा जो है कैसे जो है राज करते हैं। और अपमानित कर दिया है चाणक्य को। आपने सीरियल भी देखा होगा तो उसमें देखा होगा है ना कि उनको धक्का दे दिया जाता है ऐसा कुछ। हालांकि वो सीरियल है, उसमें तो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा ही। और उसमें जो है उनकी जो शिखा जो होती है यानी चोटी, वो चोटी खुल जाता है नहीं, तो एकदम फिल्मी अंदाज में क्या कह रहे हैं चाणक्य, धनानंद जब तक मैं इस नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक इस शिखा को दोबारा नहीं बांधूंगा, ऐसा बोला है ना। और यहां से ये जो है आपके निकल जाते हैं, चले जाते हैं चाणक्य। और अब जो है चाणक्य है ना इस खोज में है कि कोई व्यक्ति उसको ऐसा मिले जो लड़े, युद्ध करे, उसको प्रशिक्षण अगर दिया जाए तो, और इस नंद वंश का अंत कर सके। और तभी
चाणक्य इस खोज में ही रहते हैं और चाणक्य को मिल जाता है कौन? कौन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। कौन मिलता है? और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो है खूब बढ़िया से प्रशिक्षित करते हैं। जो ट्रेनिंग देना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, वो पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद जो है अब दोनों जो है सोच रहा है कि किसी प्रकार से जो है नंद वंश का अंत किया जाए। नंद वंश के जो शासक घनानंद है उसके साथ युद्ध भी होता है। शुरुआती दौर के युद्ध में जो है वो हार जाते हैं आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये सारी जानकारियां जो है एक किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। नाम सुना आपने? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और इसी पुस्तक में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी को जो है एक नाटक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें यह बताया गया कि जो शुरुआती दौर है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत अच्छे रणनीति के साथ में लड़ने के लिए नहीं गए हैं धनानंद से, और इस कारण से वो हार गया। और इसके पीछे का कारण यह था कि यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है सीधे एकदम से सेंटर पर हमला कर दिया, जहां मतलब समझ लीजिए सबसे मजबूत स्थिति में है धनानंद, और इस कारण से हार का सामना करना पड़ा। तो यही जो मुद्रा राक्षस नाटक है, इसी में नाटक के माध्यम से इस बात को बताया गया है कि एक जो महिला है अपने बेटे को जो है खाने के लिए खीर देती है ना, खीर या खिचड़ी का ऐसा जिक्र है। तो बच्चा जो है पूरा गर्म खिचड़ी का जो है थाली रखे हुए है, और उसमें जो खाने लगा तो सबसे पहले बीच में हाथ डाल दिया, और उसका हाथ जो है वो जल जा रहा है। इतना का है, हाथ उसका जलती का है, परेशान हो रही है। हाथ जला, तो हाथ जल गया। तो उसकी मां जो है क्या कह रही है कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हो क्या, कि लड़ने के लिए सबसे पहले जो है एकदम से जैसे उस क्या कह रहा है कि सीधा जो है सेंटर पर ही पहुंच गए, जो सबसे मजबूत हिस्सा उसका है। अगर तुमको खाना है तो सबसे पहले कहां से खाओ? किनारे किनारे से। कहां से खाओ? इस बात को दर्शाया गया है नाटक के माध्यम से ही। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर से दोबारा कोशिश किया और पूरे ताकत के साथ में जो है धनानंद को हरा करके और मगध पर एक बहुत ही शक्तिशाली शासन व्यवस्था और एक नया राजवंश जिसको बोलते हैं मौर्य वंश की स्थापना की। कौन सी वंश की? अब संस्थापक तो आपको समझ में आ रहा है कौन है? किसके मदद से इसने अपनी व्यवस्था को शुरू किया है? अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य वैसे भी नहीं चंद्रगुप्त मौर्य बनते। समझ में आ रहा है? एकदम प्रॉपर प्रशिक्षित किया गया, जितना भी तरीके से युद्ध करने का हो सकता है या फिर जो रणनीति हो सकती है सब कुछ सिखाया गया। अब देखिए इस बात को समझिएगा, चाणक्य जो है वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कि वो खुद जाकर के राजा बन जाएगा। ब्राह्मण जो है यहां पर जो मुख्य सलाहकार के तौर पर ही वो रहेंगे, क्योंकि इस बात को समझिए ऐसा नहीं है कि चाणक्य खुद जाकर के धनानंद से लड़ने लग जाता। ब्राह्मण का काम है यहां पर वो जो है एक विद्वान के तौर पर है और वो मुख्य रूप से सलाहकार बनकर के रहेंगे। जबकि अगर यही बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो युद्ध में शामिल, हालांकि इनकी जाति को लेकर के भी बहुत अधिक विवाद है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी कुछ लोगों का मानना है कि ये क्षत्रिय है, कुछ लोगों का मानना है कि शूद्र है। ठीक है, इस बात को समझिए। कुछ कहते हैं क्या कि क्षत्रिय और कुछ कहते हैं क्या। तो यहां पर स्थापना करने वाला कौन है मौर्य वंश का? पहले बात तो ये है ना, चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहायता से है ना? चाणक्य के सहायता से, चाणक्य के सहायता से। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मगध का एक बहुत ही शक्तिशाली जो है ना एक शासन व्यवस्था शुरू होने वाला है। लेकिन इसके समय में भी चैलेंज कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि चैलेंज अभी कम हो गया, लड़ाई होगा ही नहीं। फिर से समझिए कि जो यूनानी शासक सिकंदर है, सिकंदर का ही उत्तराधिकारी जो है उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। पहले तो आपने देखा कि सिकंदर, आगे चल करके सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हो जाता है, और इसका जो उत्तराधिकारी है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस। तो जाहिर सी बात है कि जब सिकंदर यूनानी शासक है, ग्रीक किंग है, तो सेल्यूकस निकेटर भी कहां से आएगा? है ना, यूनान के ही शासक ये भी रहेंगे ना, क्योंकि उत्तराधिकारी ही इसका है। और यूनान के ये शासक सेल्यूकस निकेटर जो है अब फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अब जाकर के मगध को जीता जाए। मतलब समझिएगा, जो सिकंदर नहीं जीत पाया उसी की चेष्टा को लेकर के सेल्यूकस निकेटर अब मगध पर आक्रमण करने का सोच रहा है।
और यहां पर समझिए सेलुकस निकेटर अपनी पूरी सेना को लेकर के पहुंच गया है मगध। कहां पहुंचा? जब मगध पहुंचा तो यहां पर अब जो राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? क्योंकि मौर्य वंश का शासन चल रहा है। अच्छा, यह शासन व्यवस्था लगभग 323 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुई है। अलग अलग किताब बता रहे हैं, वही चीज कह रहे थे, इतना जल्दी उतावले, यही बात तो आगे हम बोल रहे थे। 4-5 अलग अलग किताब आप जब पढ़ेंगे तो किसी में 323 रहेगा, किसी में 322 रहेगा, किसी में 320 ईस्वी पूर्व भी रह सकता है। ठीक है, तो एंसेंट हिस्ट्री में आपसे जो है बहुत कम डेट पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा घटना रहेगा तो वो तिथि पूछा जाएगा, अदरवाइज ज्यादा चांस है कि नहीं पूछा जाए। इसीलिए हम इस फेज में ज्यादा तिथि पर जोर नहीं दे रहे हैं। यही लाइन तो हम आगे बोल रहे थे आपको, या तो 323 ईस्वी पूर्व हो सकता है या 322 ईस्वी पूर्व। क्योंकि समझिए इतना पहले जो तिथि लिखा जा रहा है ये इस समय, आप सोचिए ना कि तिथि जो बनना ही शुरू हुआ है ये बहुत बाद में बनना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले से। अब समझिए ना कि जिसको हम कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उस समय क्या उसको कंप्यूटर का नॉलेज था जैसे पाषाण काल में? लेकिन फिर भी हम उसको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो हमने अपनी तकनीकी को लगा करके और यह मापा है, जाना है कि वो समय क्या रहा होगा, कालखंड क्या रहा होगा। समझ गए? तो अभी जो आक्रमण हुआ है सेलुकस निकेटर का मगध पर, और यहां के जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, शासक कौन है, और एकदम जबरदस्त जंग होगा। सेलुकस निकेटर भी अपनी पूरी ताकत के साथ में आया कि मगध को एकदम जीत लेना है, और इस तरफ चंद्रगुप्त मौर्य भी एकदम से शक्तिशाली शासक है। दोनों के बीच में लड़ाई, घमासान, और अंततः सेलुकस निकेटर की हार होती है और मगध के शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी। अब इसमें भी इतिहासकार का क्या कहना है जरा देखिएगा। ये क्या कहते हैं कुछ लोग कि जब सेलुकस निकेटर को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो युद्ध में हारने ही वाला है, तो उस समय जो है युद्ध विराम की स्वयं घोषणा करते हुए और चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाकर क्या कहता है कि हमें ऐसे ही योग्य पुरुष की तलाश थी। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए किसी से आप लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते उसको शाबाशी देना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है? तो पूरा कॉन्सेप्ट पलटी हो जा रहा है ना। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य भी सोच रहा है कि आखिर क्या बात है भाई। खैर जो भी है, युद्ध में सेलुकस निकेटर की हार हो गई। तो इसमें कहा जाता है क्या कि जब ये तलाश वाली बात है तो कह रहा है क्या ये सेलुकस निकेटर कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम है कार्लिनिया हेलना, और उसके लिए हम एक योग्य पुरुष की तलाश कर रहे थे और हमें यह योग्यता आप में दिखती है। अब देखिए, अब तो विवाह वाला प्रस्ताव आ गया। अब समझ लीजिए कि दोनों के रिश्ते जो है वो वैवाहिक गठबंधन में बदल गया। लड़ते लड़ते तो भाई अभी रिश्ता बन गया है, समझ गए। और सेलुकस निकेटर अपनी बेटी जिसका नाम है कार्लिनिया, या जिसको कि हेलन नाम से भी आप जानते हैं, उसका विवाह जो है मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में तय कर देता है। हालांकि सेलुकस निकेटर अभी भी इस बात को नहीं मानते, कहते देखिए हम हारते तो नहीं, हम हारे हैं इसके पीछे का बस एक ही कारण है कि आपके पास में एक बड़ा ही जो है भयंकर जानवर है। अगर वो जानवर नहीं होता तो हम हारते। कौन से जानवर के बारे में कह रहा है? हाथी के बारे में कह रहा है। समझ में आया? वो लोग लड़ने के लिए आया और पहली बार जब हाथी को देखा ये तो बहुत विशालकाय जानवर है, आधा लोग तो डर से ही, अब समझिए ना, हाथी इधर से उधर पैदल चलना शुरू कर दे। आधा लोग सोच रहे कहां गिर गया कि इधर गिरेगा कि इधर गिरे, डर से आधा का दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं तो हाथी के कारण हारा या फिर घोड़ा के कारण वो तो बात अलग है, लेकिन हार गया सेलुकस। अब समझिए ना, रिश्ता में बदल गया तो अब ये भी चंद्रगुप्त मौर्य क्या बार बार उसको कहेंगे कि नहीं ससुर जी आप हार ही गए हैं, मान लीजिए इस बात को। ये भी कहना ठीक नहीं रहेगा ना। तो सेलुकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करता है, लेकिन जब इस बात को कहता है कि इस जानवर की वजह से हम जो है हारे हैं, तो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों का उपहार दिया है सेलुकस निकेटर को। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। इसने जो है सेलुकस निकेटर को हराया, ठीक है। उसके बाद आपने ये विवाह वाला जो देखा, ठीक है, लिखवाते समय सब हम लिखवा देंगे। हेलेना से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का, और साथ साथ में जो हमने कहा 500 हाथियों का उपहार किसको दिया? सेलुकस निकेटर को। समझ में आया? अच्छा, इस समय और भी कुछ घटनाएं हुई हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि जब विवाह हुआ है तो दहेज भी दिया गया इनको। हाँ,
अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहर एरिया, एरोकेसिया, जेंड्रोसिया, पेरपस मदई, काबुल, कांदार, हेरात, मकरान। समझ में आया? ये 4 बड़े शहर ऐसे हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। तभी तो मॉडर्न टाइम पे जो ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश क्या कहता था पता है? कि हमने अपने साम्राज्य को इतना नहीं बढ़ा पाया जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ाया था। मतलब इतना कूटनीति अपनाने के बाद भी, देखिए जब ब्रिटिश हमारे देश में आए ना, तो इंडियन का हिस्ट्री भी वो लोग बड़ा तहजीब से पढ़ रहे हैं। और सोचिएगा कि वो जो है उत्खनन पर कितना अधिक ध्यान दिए थे। भारत में जितने भी उत्खनन अलग अलग जगह पे पुरातत्ववेत्ता लोग किए हैं, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय के किए या फिर पूरा जो आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब किसने? ब्रिटिश के कारण ही तो ये सब का उत्खनन हुआ ना। अगर अंग्रेज नहीं होते तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे तक भारतीय लोग ठीक है अंदर है तो रहने दो, यही है ना। लेकिन ये तो अंग्रेज है। आपने देखा जॉन मार्शल, कनिंगम, इन लोगों का नाम पढ़ा ना। इन लोगों ने लगातार कितना प्रयास किया और तब जो है ज्ञात हुआ। सोचो ये भी हमें पता चला अंग्रेजों के माध्यम से ही कि पूरे दुनिया में जहां है ना मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो चीन की सभ्यता, लोग सब चिल्ला रहे थे, कह रहे थे क्या कि सबसे पहले लोग हमारे यहां रहते थे। और ये बात जब भारत में पता चला कि लगभग अभी से 5000 साल पहले, बात समझ में आ रही है? आखिर 2500 ईस्वी पूर्व आप पढ़ते हैं, तो अभी से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 4500 साल पहले आप होगा ना। उतना पहले भी मानव रहते थे, इंसान रहते थे हमारे इस भारत में। बात समझ में आई? और हमें यह भी प्राप्त होता है कि उस समय के जो लोग रहते थे वो इतने व्यवस्थित तरीके से कि नली कितना बड़ा होगा, गली कितना बड़ा होगा, घर के किस तरफ दरवाजा होगा, किस तरफ खिड़की होगा, कहां शौचालय होगा, सब व्यवस्थित था कि नहीं था। और आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए हैं अच्छे तरीके से। आप देखिए इस मुसल्लापुर हॉट वाला इस पूरा एरिया में क्या बोलते हैं इसको? हॉट बोलते हैं, हाट। अरे ठीक है वही जो क्या बोलते बताओ? मुसल्लापुर बोलते हैं ना। हमको आज तक कभी, मतलब पिछली बार जब मैं आया था यहां पटना, कभी उसके पहले मुझे टाइफाइड नहीं हुआ था। और जब पिछली बार बुखार लगा, अभी मतलब बुखार लगा अभी से 3, 4, 5 महीने पहले, जब पिछली बार आया था 69 बीपीएससी के टाइम पे, तो बुखार लगा और डॉक्टर अपने मन ही से कह रहा है कि टाइफाइड का एक चेक कर लेते सर तो बढ़िया रहता, जरा सा ब्लड दे देते। हम बोले टाइफाइड हमको कभी नहीं हुआ, नहीं होगा। बोले एक बार चेक करवा लीजिए, और अंततः टाइफाइड ही निकला। समझ में? टाइफाइड ही हुआ। अच्छा हाँ, तो काफी लोगों ने कहा कि पटना में आपका स्वागत है। यही टाइफाइड के साथ स्वागत है। इस पूरे हिस्से का मतलब आप गंदगी देखिए, हवा देखिए कि जो बहुत अच्छा हवा है जो लोग आने नहीं दे रहे हैं, और जो खराब है बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? नली कहां है, गली कहां है, पता ही नहीं चलता है। किसी गली में घुसिए तो नली भी उसी में है, गली भी उसी में है, दुकान भी उसी में है। और कितना वर्ष पहले समझिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता था, कितना व्यवस्थित तरीका से लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? उस समय शौचालय बनाए गए थे। और आज देखिए मोदी जी अभी भी योजना चला चला के थक गए, अभी भी शौचालय सही तरीके से बन नहीं पा रहा है। इंटरव्यूअर गांव में महिला के पास में गया और कहा बताइए आपके यहां शौचालय बना? पूरा एकदम गुस्सा में महिला बोल रही है, ना हमारा इन पखाना कहां मल लो, ये तो हमारे पखाने में मुखिया जी खा गए तुम। कह रहा हूं तो मुखिया जी खा गए। बताओ जरा यार, तो इतिहास से क्यों ना सीखे? हिस्ट्री से क्यों ना सीखे? बताओ। एक से एक समस्या हमारे देश में। नहीं, जो पंचायत वेब सीरीज आया उसमें देखा है ना आपने, वीडियो साहब बनवा बनवा के थक गए, फिर भी मुखिया जी 12 ही लोटो लेके जा रहे हैं। तो अब सोचिए 5000 साल पहले भी हम कितने व्यवस्थित थे। इतिहास से तो यही चीज हमें सीखना है। ब्रिटिश बहुत हमारे इतिहास को पढ़ा, हमें भी बताया, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं। कितने हाथी उपहार में दिए? 500 हाथियों को उपहार में दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का जब रिश्ता अब मगध के साथ में जुड़ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा।
हालांकि जब वो पाटलिपुत्र के जो पूरा ये प्रशासन को जब देखता है सेल्यूकस निकेटर, तो वो खुश भी बहुत होता है। यहां पर जब देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत तरीके से चल रहा है, लेकिन जब वो वापस यूनान चला जाता है तो उस समय ये सोच रहा है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के और खास करके इस मगध के क्षेत्र का ये पूरा गुणगान या फिर जो ब्यौरा है हमें जो है यूनान में बताए। समझ में आया? तो जैसे शादी होता है तो उसके बाद देखिएगा कि जो लड़की के मायके के जो घर होता है ना, मायका जो होता है, वहीं से कुछ लोग आते हैं शादी के कुछ दिन बाद हाल समाचार लेने। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? जैसे मतलब दुल्हन की भाई आ सकता है कि दीदी ठीक है कि नहीं है, और बड़ा भाई मतलब है तो फिर उस हिसाब से अपनी बहन ठीक है कि नहीं देखने के लिए आता है कि नहीं आता है। तो सेल्यूकस निकेटर भी सोच रहा है कि हमारी बेटी जो है भारत में है, तो देखने वाला कोई तो चाहिए जो उसके बारे में जानकारी बताए। तो यहां पर भारत में एक दूत भेज रहा है। कौन भेज रहा है? सेल्यूकस। कहां से भेज रहा है? और इस दूत का नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? तो मेगास्थनीज को जो है यूनान से भेजा गया है अब इस मगध के धरती पर। देखिए यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो दोबारा बहुत सारी बातें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सिकंदर खुद जब यूनान के हैं और उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर है, तो वो भी एक यूनानी शासक है। और जब ये यूनानी शासक है और वहीं से दूत को भेज रहा है, तो मेगास्थनीज भी क्या होगा? यूनानी दूत होगा कि नहीं होगा? और इस मेगास्थनीज को कहां भेजा इसने? एक बात को और ध्यान से यहां पर याद रखिएगा कि जो सेल्यूकस निकेटर के जब रिश्ते मगध के साथ अच्छे हो गए हैं, तो अब कोई भी यूनानी आक्रमण का जो है खतरा अब मगध को नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? पहले लगातार डर रहता था कि कभी सिकंदर आक्रमण किया तो कभी ये किया, और अब जो है किसी प्रकार से यूनानी आक्रमण का खतरा तो रहेगा नहीं। अब सोचिए ना, कोई पिताजी अपने बेटी के जो है घर पर थोड़े ना आक्रमण करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब रिश्ते अच्छे हो चुके हैं। इसी कारण से सेल्यूकस निकेटर जो यहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनको भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। बात समझ में आई? भारत की मुक्तिदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने जो है यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए टाल दिया। बात समझ में आई? यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए टाल दिया, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इस पूरे लाइन को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर तो अब आक्रमण करेगा नहीं, उसको हरा चुका है पहले ही, और दोनों के बीच में अब रिश्ते भी बहुत ही मधुर है। तो इसीलिए आप समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, क्या बोला हमने? भारत का मुक्तिदाता जो है वो कहा गया है। क्यों कहा गया है? यूनानी आक्रमण से, ठीक है, यूनानी आक्रमण से मुक्ति कहिए या फिर कहिए कि जो है यहां पर अब आक्रमण का खतरा जो है हमेशा के लिए दूर करने से। समझ में आ गया? चलिए, सेल्यूकस निकेटर जो है अब भारत में जो दूत को भेजते हैं उसका नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। यहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसने यूनानी दूत को भेजा है, और ये यूनानी दूत का नाम क्या बताया हमने? मेगास्थनीज, ठीक है। अब देखिए, जब मेगास्थनीज पहले तो भारत और भारत के बाद यहां मगध के क्षेत्र में जब आता है, तो ये मगध का एम्पायर भी अब लगातार बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। इस समय मेगास्थनीज जब पटना पहुंचा, यानी कि पाटलिपुत्र, तो यहां का जो प्रशासन देखा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसको देख करके प्रशंसा कर रहा है अपना एक किताब में, और उस किताब का नाम है इंडिका। कौन सा पुस्तक लिखा है? इसने जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का ही नाम है इंडिका। और इसी इंडिका में पटना के प्रशासन कहिए या कहिए पाटलिपुत्र के प्रशासन, किसका प्रशासन? पाटलिपुत्र का जो है वो प्रशासन का जिक्र किया है। कई सारे बातें ये यह भी कह रहे हैं कि 6 अलग अलग समितियां बनी हुई हैं जिसमें 5-5 लोग शामिल रहते हैं, मतलब कुल 30 सदस्य हैं जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है संचालित करता है। ये सब बात जो है इसने इंडिका में यहां पर कहा है, और पूरा कहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का, मगध का और पाटलिपुत्र का जो है प्रशंसा इसने किया है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो इन्होंने अपने लिए एक महल भी बनवाया है, और इसका चर्चा जो है विश्व विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका एक महल है,
और ये महल, हाँ आराम से, कहा इतना आगे बढ़ रहे हैं। इसका महल है जो वर्तमान पटना के कुम्हरार में स्थित है। कहां है? कुम्हरार। कुम्हरार पार्क आपने देखा है? कितने लोग देखे बताइए? बस इतना ही? चलिए ठीक है। अभी भी इस महल के अवशेष यहां पर मौजूद है और पूरा पत्थरों में जो है जाकर के लिखा गया है कि कौन सा शासक किसके द्वारा बनवाया गया था और इसका क्या क्या जो है वो खासियत है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का महल कुम्हरार में स्थित है। इस महल का जो नाम है वो है राजप्रसाद। क्या नाम है? राजप्रसाद। कोई आदमी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। ये क्या है? ये महल का नाम है। बहुत ही भव्य और खूबसूरत महल है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, कहीं बाद में आप भूल न जाइए। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, ये जो महल है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी का बना महल। चलिए, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस महल के विषय में कहा जाए तो एक तो फर्श और छत। ठीक है, फर्श और छत जो है लकड़ी का बना हुआ था। देखना ध्यान से, लड़की तो नहीं लिख दी है, कई बार मिस्टेक हो जाता है ऐसा। ठीक है, फर्श और कौन सवाल किया है जी? गुरुजी, बिहार से झारखंड का बंटवारा क्यों हुआ है? बिहार ज्योग्राफी बताएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है। ठीक है, जहां मतलब जिसके पास खाने को अधिक होता है, जिसके पास नहीं होता है, कहता है उसको तो अलग ही कर दो। ठीक है, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा रहा है और प्राकृतिक जो बंटवारा था, जिधर खनिज अधिक था झारखंड में, तो वो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि बिहार को हम क्यों ढोते रहे, हम झारखंड अलग हो जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास खनिज अधिक है, लेकिन आज तक अमीर नहीं हो पाया। समझ में आया? आज तक अमीर नहीं हो पाया। इसीलिए कोई भी काम को कभी गलत इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहिए। आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए कि मेरा दोस्त पास नहीं हो। ये गलत बात है कि नहीं है? उसको पढ़ने ही नहीं देना, ये गलत चीज है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, कोई भी काम करिए आप अपने जीवन में, हमेशा सही इंटेंशन के साथ में केवल करिएगा, बाकी आपका अपने आप वो काम होते चला जाएगा। अब झारखंड सोच रहा था लगातार कि बिहार को अलग कर देंगे ऊपर वाला, इन लोगों के पास खनिज बचेगा नहीं, इन लोगों के पास भूखमरी अधिक हो जाएगा। अरे भूखमरी अधिक हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा आईएएस भी तो हम ही दे रहे हैं ना, इस बात को समझिए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, अभी तक अमीर नहीं हो पाया। इसका जो है, इस राजप्रसाद, क्या हुआ जिस बोर्ड को, इसका जो फर्श है और साथ साथ में जो छत है वो क्या है? लेकिन जो फर्श के साथ जो छत लगे हुए हैं ये स्तंभ पे खड़ा है और लगभग 80 जो है स्तंभ पे ये था। कितने? 80 स्तंभ, जो कि बलुआ पत्थर का बना हुआ था। बलुआ पत्थर, ठीक है, इसको सैंडस्टोन कहा जाता है। बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र में जो है ये बहुत अधिक हुआ करता था। और लकड़ी तो अब बचा नहीं, मतलब फर्श का जो हिस्सा, फ्लोर और साथ में जो रूफ का हिस्सा है, इतने लंबे समय तक तो रहेगा नहीं, लेकिन जो इसका जो आपका स्तंभ था, जो पिलर है, वो पिलर का जो टूटा फूटा हिस्सा है वो अभी भी मौजूद है। जब कुम्हरार पार्क आप घूमने जाइएगा तो प्रॉपर लिखा हुआ रहता है इन बातों को। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था ये महल? चंद्रगुप्त कितने स्तंभ पे खड़ा था? 80 स्तंभ पे खड़ा था, जिसके फर्श और इसके छत जो है वो लकड़ी के बने हुए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से विशेषता कई बार जो है पूछ लिया जाता है, ध्यानपूर्वक सभी को याद रखिएगा इसको। क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें याद रखना है आपको, इसकी जो कुल लंबाई थी इस महल का, देखो ये मक्खी चल रहा है तब ना काम नहीं कर रहा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 140 फुट थी। कितनी थी? और इस महल की जो चौड़ाई रही है वो चौड़ाई आपका ये रहा है आपका 120 फुट। कितना रहा है ना, मतलब कि बड़ा ही होगा।
और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 140 गुना 120 मतलब आयताकार, तो समझ में आ रहा होगा, रेक्टेंगुलर ही रहेगा ना। और ये स्तंभ के माध्यम से, इसी के सहारे जो है वो खड़ा है ये पूरा महल। और इसी में याद रखना है आपको, एक हिस्सा ऐसा था कि जहां से राजा सबको संबोधित करते थे, ठीक है। जैसे इस महल में मान लीजिए कि कोई सभा संचालित हो रही है, तो एक इसका हिस्सा ऐसा था कि जहां से राजा सबको संबोधित करते थे। 140 फुट लंबाई, 120 फुट, कितने स्तंभ पे खड़े हैं? 80 स्तंभ है। फर्श और छत जो है इसके, है ना, ये जो स्तंभ थे ना, जो पिलर है, वो एकास्म पत्थर का था। एकास्म कहने का मतलब होता है ना एकदम एक साथ में, मतलब जैसे पत्थरों के, जैसे कुछ ऐसे जो है क्षेत्र रहते हैं जो कि पत्थरों को जोड़ करके बनाया जाता है, कुछ ऐसे पिलर होते हैं। और कुछ होते हैं कि एकदम एक तरफा जो है वो चट्टान का हिस्सा है जिसको तराश करके एकदम काट करके बनाया गया है। एकास्म, समझते हैं ना इसका मतलब? तो एकास्म पत्थर का है। और इसमें जो है एक विशेष प्रकार का पॉलिश भी किया गया है जिसको ओप कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूं, ठीक है। ये जो आपका पिलर है इस पर एक विशेष प्रकार का पॉलिश है, और इसी पॉलिश को क्या कहते हैं? इसी को ओप कहा जाता है, जिससे ये चमकीला दिखे, बहुत लंबे अरसे तक संरक्षित भी रहे, ठीक है। तो इस महल के विषय में, ये जो भव्य महल है इसकी प्रशंसा काफी विदेशी लोग भी करते हैं। देश के लोग, हमारे देश में तो है ही, तो हम तो प्रशंसा करेंगे करेंगे। अब सोचिए ना कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत रहा होगा और हमारा प्रशासन कैसा रहा होगा कि लोग विदेश से इसको देखने के लिए आते थे। समझ में आ रहा आपको? विदेश से। आपने फाहियान का नाम सुना है? कब आया था भारत में? किसके शासनकाल में? कह रही हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है ना। फाहियान खूब तारीफ करता है जब इस राजप्रसाद को आकर के देखता है, और इसका तारीफ, प्रशंसा कुछ इस कदर से कर रहा है कि यह जो राजप्रसाद है ये मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मानव निर्मित नहीं बल्कि, मतलब ये किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि देवता इसको बनाए हैं। प्रशंसा समझ रहे इसका? फाहियान ने इस राजप्रसाद के विषय में क्या कहा? राजप्रसाद को मानव निर्मित नहीं बल्कि, मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित कहा है, देवताओं के द्वारा। और वैसे भी बहुत खूबसूरत चीज है, तो मतलब तारीफ तो वैसे ही होती है जैसे खुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत में सनम तुझको, समझ रहे? मतलब क्या है इसका? मतलब ये इंसान के बस की बात, भगवान ही बनाया होगा। कोई बहुत खूबसूरत चीज है तो है ना, कोई बहुत खूबसूरती से दिखा अगर कुछ भी ऐसा। तो यहां राजप्रसाद के विषय में क्या कह रहा है फाहियान? यह मानव निर्मित नहीं बल्कि, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एरियन, ठीक है, और उसने इस राजप्रसाद का जो है तुलना जो है ईरान के जो है एक शहर जिसका नाम शूसा है, ठीक है, उससे तुलना किया है कि यह तो उससे भी खूबसूरत है। मतलब पूरा पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के साथ साथ में इस राजप्रसाद, ठीक है, जो वहां ईरान में, ईरान के जो शूसा में मौजूद जो महल है उससे भी खूबसूरत कहा है इस राजप्रसाद को। तो कई बार आपको जो है ना इन लोगों का नाम पूछ लिया जाता है, विशेष करके फाहियान वाला तो आपको याद रखना ही रखना है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ये महल वर्तमान पटना के कुम्हरार में स्थित है। क्लियर है सभी को? तो एक बार यहां तक लिख लिया जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर लिखवा दीजिए आप, नहीं तो छूट जाएगा। तो जहां तक हमने पढ़ा दिया है एक बार सबको, है ना, लिख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहां तक आखिरी क्लास में हमने लिखवाया था? हाँ, बिंबिसार तक। कहां तक? झूठ नहीं बोलना कोई। बिंबिसार लिख लिया? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? चलिए लिखिएगा सभी लोग। बिंबिसार का हत्या हो गया है। आखिरी लाइन बताइए क्या लिखा हुआ था? हाँ,
ठीक है, मतलब यहीं तक लिखवाया था, है ना? लिखेगा इसमें, ठीक है। आजाद शत्रु ने वज्जी महाजनपद को मगध में मिलाने के लिए युद्ध किया और इस युद्ध में रक्त मुसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग रक्त मुसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग इतिहास में पहली बार किया है। एक ही लाइन में ज्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आजाद शत्रु ने वज्जी के साथ साथ अंग महाजनपद को भी अंग महाजनपद को भी मगध में शामिल किया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आजाद शत्रु के बचपन का नाम कोनिक था। कोनिक कल बताया होगा ना? क्या था? कोनिक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्या हो गया? अच्छा, पंखा आवाज कर रहा है, उस पंखा को बंद कर दीजिए। देखिए तो एक पंखा कोई बहुत आवाज कर रहा है लगता है, तो वो बस एक ही पंखा को बंद करना है। चलिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आजाद शत्रु के शासनकाल में ही पहला बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। ठीक है, लिख लिया? लिखिएगा, इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा आपने? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नाग दशक इस वंश के आखिरी शासक थे। नाग दशक इस वंश के आखिरी शासक थे।
नाग दशक इस वंश के आखिरी शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, महापद्मानंद के द्वारा, अच्छा उससे सुनाग वज्र, ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, शिशुनाग के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा नाग दशक का अंत किया गया तथा मगध पर इन्होंने एक नया राजवंश स्थापित किया। मगध पर इन्होंने एक नया राजवंश स्थापित किया। तो अब आप लोग जो है इसका टाइटल दीजिएगा शिशुनाग, है ना, शिशुनाग वंश। ठीक है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर उदयन तो हम लोग को मिला ही नहीं, अब इसका क्या किया जाए। बफरिंग इन लोग का हो रहा था ना क्लास, इसलिए पढ़ा तो दिए थे, उस हिसाब से इसमें लिख लीजिएगा। एक दो लाइन ही छूटा है, ज्यादा नहीं छूटा है ना। चलिए आगे लिखिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, शिशुनाग के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग के द्वारा मगध की राजधानी वैशाली को बनाया गया। बहुत गुस्सा हो रहे हैं जी ऑनलाइन वाले, एकदम गुस्सा के लिख रहा है कि सर हम लोग एकदम फ्री में नहीं पढ़ते हैं, छूटा है तो लिखा दीजिए। अब एकदम से उतावले हो गए, बस 1 मिनट रुकिएगा, इन लोगों को लिखा दूं। ठीक है, इन लोगों का बस कह रहा है उदयन छूट गया है, एकदम गुस्सा करके सब कमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए उदयन में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहे हैं केवल। ठीक है, अब आप लोग बस देखते रहिए तब तक। उदयन ने अजात शत्रु का हत्या कर, उदयन ने अजात शत्रु का हत्या कर मगध का राजा बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं जो आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इस वंश को पितृहीनता वाला वंश भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ आप लोग भी इसको ऐड कर लीजिएगा पीछे में ही, ठीक है, थोड़ा बहुत जगह तो बचा ही होगा ना। इस वंश को पितृहीनता वाला वंश भी कहा जाता है। पितृहीनता कहने का मतलब सब अपने पिताजी को मार मार के ही राजा बन रहा है। चलिए अब केवल ऑनलाइन वालों के लिए, गंगा तथा सोन के संगम पर, गंगा तथा सोन के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तथा इसी पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी भी बनाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, केवल ऑनलाइन वाले के लिए बोल रहे हैं। अब इतना कमेंट मत कीजिए आप लोग, सर प्लीज ये, सर प्लीज वो। ठीक है, नाग दशक इस वंश के आखिरी शासक थे। नाग दशक इस वंश के आखिरी शासक थे। शिशुनाग ने नाग दशक का अंत कर मगध में एक नया वंश स्थापित किया जिसको शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग भी साथ साथ जुड़ चुके हैं। टाइटल देना है क्या?
शिशुनाग वंश, पहले लाइन में हमने लिखवाया कुछ, क्या लिखवाया है ना? शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। देख रहे हो कैसे लिखता है? हम लोग फ्री में नहीं पढ़ते हैं, पैसा देकर के पढ़ते हैं, आपको बोलना पड़ेगा दोबारा। ऐसा ऐसा बात बोल दिया सब कि हमको लिखवाना पड़ा दोबारा। दो ही लाइन छूटा हुआ था, वो लिख सकता था देख करके भी। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अगला लाइन में लिखिएगा, ठीक है। शिशुनाग ने वत्स तथा कौशल को, शिशुनाग ने वत्स तथा कौशल को मगध का हिस्सा बनाया। वत्स तथा कौशल को मगध का हिस्सा बनाया। अवंती भी शामिल है। चलिए कोई बात नहीं, एक अलग से नेक्स्ट पॉइंट बनाकर के लिख लीजिएगा। इसी में शामिल कर सकते हैं क्या? तो इसमें लिख लीजिएगा वत्स, कौशल तथा अवंती को, ठीक है। वत्स, कौशल तथा अवंती को मगध का हिस्सा बनाया। अरे एक वर्ड केवल जोड़ना है उसमें, अवंती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण के शासन काल में दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। लिख लिया? चलिए आगे लिखिएगा अगला लाइन, ठीक है। कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से, सॉरी ये दिन में आज दूसरी बार ये वाला गलती कर चुके हैं हम। वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। अब जो कालाशोक ने बनाया है, इसके बाद एकदम से अस्थाई रूप से जो है वो मगध की राजधानी कहां रहेगा? कहीं पर आपके लिए हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था, डायग्राम है ना, इसको सभी लोग कहीं पर नोट करके जो एक बॉक्स बना करके इसको जो है लिख लीजिए, ठीक है। मगध की राजधानी आज पूरा लिखवा देंगे, नहीं तो छूट जाता है तो फिर अगले क्लास में बड़ा दिक्कत होता है ना। ज्यादा देर नहीं लगेगा, आप लोग बस लिखते चलिए। ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो बता दीजिएगा, छुट्टी दे देंगे। मेरा क्लास बहुत बोरिंग होता है क्या? हाँ, रुला के पढ़ाते हैं बहुत, रुला के पढ़ाना शुरू कर दिए ना अगर। इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी, आप लोग के लिए अलग से लिखवाना नहीं है। लिख लिए क्या आप लोग? क्या हुआ जी?
सो गया, नींद आ गया, किसको नींद आ गया? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। नंदीवर्धन इस वंश के आखिरी शासक थे। हाँ, उपाधि तो बताया ना, अभी काकवर्ण भी इसको कहते हैं। एकराट अभी इसमें थोड़े आएगा एकराट आने में भी महापद्मनंद लगेगा, ठीक है। लिखिएगा, नंदीवर्धन इस वंश के आखिरी शासक थे, ठीक है। नंदीवर्धन इस वंश के आखिरी शासक थे। चलिए आगे लिखिएगा, नंद वंश। लगता है हमको पढ़ाना कम पड़ेगा, अब लिखाना ज्यादा पड़ेगा पीडीएफ दे देंगे तो पढ़ाने की क्या जरूरत है फिर, बताइए? किताब है, किताब पढ़ लीजिए, पढ़ने का क्या जरूरत है? यही गलती आप लोग सबसे पहले करते हैं। कॉन्सेप्ट अभी दिमाग से गया नहीं है। सबसे पहले छपैया कहां करना है, और उसके बाद, और तब तो ये पीडीएफ मांग रही है, कह रही कि सबसे पहले पढ़ाने का। चलो लिखो इसमें नंदवंश, और पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कितने लोग इकोनॉमिक्स से क्लास करते हैं इसमें? सभी? तो आप लोग 12 बजे से आए हुए हैं अरे 12 बजे से तो आप लोग मतलब एडमिशन, अगर एक सेकेंड, आप लोगों को पहले एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया होगा ना? जो लोग लेट से एडमिशन लिए होंगे केवल उनको नहीं पढ़ाया गया होगा। तो सब लोग लेट से ही एडमिशन लिए थे क्या? अरे बाबा, हमको पाप तो नहीं लगेगा, 12 बजे से ये लोग पढ़ रहा है चलो इसको कंप्लीट करो, ठीक है। नंदवंश लिखिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आखिर में मेरा क्लास है ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें आप लोग, ठीक है। महापद्मानंद के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। महापद्मानंद के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यह एक गैर क्षत्रिय शासक था। यह एक गैर क्षत्रिय शासक था। जिसने प्रण लिया कि सभी क्षत्रिय संघों को अंत करने का, ठीक है, सभी क्षत्रिय संघों के अंत करने का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो शायद हम एक बात को यहां पर बताना भूल गए थे कि महापद्मानंद जो है कलिंग युद्ध भी किया था, कलिंग को भी जीता था इसने, ठीक है। कलिंग जिसे आप वर्तमान उड़ीसा का हिस्सा देखते हैं ना, ये जो हिस्सा है आपका किसका है? कलिंग का, है ना। तो कलिंग को जीत करके और मगध में भी इसने मिलाया था, ठीक है। इस बात की हमें जानकारी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से भी प्राप्त होता है ना। वहां के राजा खारवेल थे। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा,
कलिंग को जीतकर मगध में मिलाने वाला कलिंग को जीतकर मगध में मिलाने वाला पहला शासक महापद्मनंद था। पहला शासक महापद्मनंद था। देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कलिंग से जो पहला नाम याद आता है अशोक आता है। आप लोगों को आता है ना? लेकिन सेटर बहुत तेज है। आजकल जो प्रश्न दे रहा है उसमें क्या लिखेगा? कलिंग को मिलाने वाला है ना, मगध का वो कौन सा शासक है ना, मगध का पहला शासक जिसने कि कलिंग को मगध में मिलाया। और पहला ऑप्शन देगा वो अशोक का। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या देगा? और एकदम जल्दी जल्दी में अगर आप रहिएगा तो सबसे पहले टिक आउट करते हैं आप, तो इससे थोड़ा सा बच करके। ठीक है, मगध में शामिल करने वाला सबसे पहला शासक जो है वो कौन है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आगे। ठीक है, इस बात की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, जिसमें यह बताया गया है कि इसने कलिंग जीतने के बाद एक जीन की मूर्ति भी मगध लाया। जीन की मूर्ति, जीन की मूर्ति भी कलिंग जीतने के बाद जीन की मूर्ति भी मगध लाया। जीन जीन ये सब जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है। जीन की मूर्ति भी मगध लाया था। ठीक है, किसने? ठीक है, देवदूत ऐसा कुछ था। जैसे आपको मौर्य काल में हम यक्ष यक्षिणी के बारे में बताएंगे जब आर्ट एंड कल्चर बताएंगे तो, और वैसे ही इनका एक दूत की तरह था, और जिसको कि लेकर के ये मगध में आ गया। आगे लिखिएगा, घनानंद के शासन के दौरान, धनानंद, ठीक है, धनानंद के शासन के दौरान भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक सिकंदर, यूनानी शासक सिकंदर तथा पोरस के मध्य वितस्ता की लड़ाई हुई। वितस्ता या हाइड्रोस्पीज है ना, बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। वितस्ता की लड़ाई हुई। ठीक है, लिखिएगा, युद्ध के तत्पश्चात सिकंदर की सेना मगध की तरफ बढ़ी। युद्ध के तत्पश्चात सिकंदर की सेना
मगध के तरफ बढ़ी, लेकिन व्यास नदी को नहीं पार करने के कारण, मगध के तरफ बढ़ी लेकिन व्यास नदी को नहीं पार करने के कारण यह आक्रमण मगध पर नहीं हुआ। यह आक्रमण मगध पर नहीं हुआ। ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, धनानंद ने मगध के प्रजा पर धनानंद ने मगध के प्रजा पर 124 प्रकार के भारी भरकम टैक्स लगाया। एक 124 प्रकार के भारी भरकम टैक्स लगाया, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं तक छोड़ेंगे, है ना। कल मौर्य वंश के साथ शुरू किया जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मौर्य वंश ही पढ़ा रहे हैं ना।